हमारे साथ चेतन जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, जो कि टेलीकॉम स्पेस से यानी टेलीकॉम एक्सपर्ट भी हैं। चेतन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इस सेक्टर है तो छोटा, लेकिन इसमें बज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और बज़ के लिए तीन ही नाम हैं जो पूरी इंडस्ट्री को घुमाते रहते हैं। सो सबसे पहले सबसे छोटे नाम से शुरू करूँगा, वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का भाव हमेशा मतलब इसमें जो खबरें हैं वो इसमें निवेशकों को जीने नहीं देती, और भाव जो है वो जीने नहीं देता और खबरें जो है वो मरने नहीं देती। ये सिचुएशन के बीच में घूमता रहता है। सो यहाँ क्या किया जाए, क्योंकि भाव देखते ही सबको लगता है ये तो टर्न अराउंड स्टोरी बनेगा। 13 रुपये पर आके टर्न अराउंड स्टोरी टॉप कर जाती है, 6 रुपये पर दोबारा स्टोरी बननी शुरू हो जाती है। क्या किया जाए वोडाफोन आइडिया में? सच में ये बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही आजकल मैनेजेबल है। सच बोले तो मेरे पास भी है थोड़ा बहुत शेयर्स, बट वो आईपीओ एफपीओ में भी खरीदा था। लेकिन बात ये है कि 2-3 महीनों में कुछ न्यूज आ जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, बाद में ऐसे ही अटक जाता है, बाद में थोड़ा नीचे आ जाता है। बस आप कल ही देखे थे 10 रुपए से ज्यादा हो गया, 52 वीक हाई हो गया। आज तो शायद प्रेशर की वजह से फिर नीचे आ रहा है। सो आपको बहुत पेशेंस से वेट करना पड़ेगा, या तो फिर एग्जिट कर देनी चाहिए। बट मैं तो एग्जिट रेकमेंड नहीं करूंगा अब, क्योंकि आजकल पॉजिटिव न्यूज ही आ रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की वजह से गवर्नमेंट भी कुछ करने के अंदाजा में है, ऐसे लग रहा है मुझे। सो इसलिए तो 4-5 महीने में स्टेबल हो जाएगा, और गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसके बाद फिर ऊपर भी जा सकता है। तो चेतन सर, इसके अलावा जो दूसरा हम सब लोग वोडाफोन आइडिया पे फोकस कर रहे थे लेकिन स्लोली एंड स्टेडली भारतीय एयरटेल नया हाई बना गया आउट ऑफ सिलेबस जाके। भारतीय एयरटेल किसी के हाथ में नहीं था और आज भी नहीं है। रिटेल का होल्डिंग सबसे कम किसी टेलीकॉम में है तो भारतीय एयरटेल में है। इसीलिए डिस्पाइट इतने रनअप की वो टूट भी नहीं रहा है, क्योंकि पीछे रिटेल है ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं अभी तक। सो भारतीय एयरटेल को आप कैसे देख रहे हो? बढ़िया आरपू, क्योंकि पोस्टपेड नंबर ज़्यादा है इनके पास, जियो से बेटर पोजीशन आरपू के लिहाज से, और वो बाजार दिखा भी रहा है। डेटा सेंटर का स्टोरी अलग प्ले कर रहा है। सो भारतीय एयरटेल की स्टोरी कैसी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड? वो डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी, ऐसा लगता है मुझे। हिस्ट्री भी वही बता रहा है। और आपने जैसे बोला है, ये डेटा सेंटर और एंटरप्राइज सेगमेंट में जो वो भारतीय वाले फोकस कर रहे हैं, इसके वजह से वो तो ऊपर जा सकती है। इसलिए हम एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, और जो भी इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म के लिए, वो आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि वोडाफोन के केस में क्या एजीआर का सॉल्यूशन, मान लीजिए एजीआर का सॉल्यूशन हो जाता है और इनके लिए गवर्नमेंट फेवरेबल जो कह रही है, ऑलमोस्ट जो संकेत आ रहे हैं वो फेवरेबल डिसीजन आ भी जाता है, तो क्या इससे वोडाफोन आइडिया की डेस्टिनी चेंज होगी? कोई बदलाव आएगा? क्योंकि पीछे 2 लाख करोड़ का डेट भी खड़ा हुआ है जिसको लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। 11,000 करोड़ के शेयर होल्डर्स भी हैं पीछे। सो क्या ये डेस्टिनी चेंज होगी इसी फैसले से खाली? खाली इसी फैसले से डेस्टिनी चेंज हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि वोडाफोन क्या करती है उसके बाद। सो आज आप देखते हैं तो उनके 20 करोड़ कस्टमर्स हैं, लेकिन जो जियो और एयरटेल 5G नेटवर्क में जो भी काम कर रहे हैं, उतना हम वोडाफोन में नहीं देख पा रहे हैं। सो अगर वो लोग जो भी इन्वेस्टमेंट्स के नेटवर्क को बढ़िया बनाने के लिए करे तो, और ऑफ कोर्स ये डेप्ट भी उनका साथ नहीं दे रहा है उनको, बट अगर वो सावधानी से आगे बढ़े तो प्राइस चेंज थोड़ा बहुत होगा। लेकिन ये एयरटेल जैसे बहुत ऑल टाइम हाई हमेशा से ऊपर ऐसा तो एक दो साल में नहीं होगा। ओके, सो और अब आते पेशेंस हैं तो जरूरी है। चेतन सर तीसरे जाइंट के ऊपर, जो कि है जियो।
अब तक तो स्लीपिंग जायंट है, क्योंकि रिलायंस का हिस्सा है तो पता नहीं चलता बिजनेस में किस तरफ जा रहा है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली सेक्टर में बड़े गेम चेंजर की या बड़े गेम चेंज की उम्मीद भी यहाँ दिख रही है, क्योंकि एक तरफ आपके पीछे 50 करोड़ सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं, प्लस आपके पीछे फेसबुक का भी स्टेक आने की बातचीत हो रही है अगर आप एआई वेंचर में जाते हो तो। सो यहाँ पर कैसा गेम चेंज होगा? रिलायंस के मतलब रिलायंस ऑलरेडी टेलीकॉम का बड़ा गेम चेंज कर चुका है, लेकिन अब आगे की स्थितियाँ कैसी बनाएगा? सो रिलायंस वो बोल रहे थे कि जियो का आईपीओ आने वाला है, सो ऑब्वियसली उनका बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, उनके ऊपर एजीआर का प्रेशर नहीं है, वो लोग भी एंटरप्राइज में कंसंट्रेट कर रहे हैं। बाद में ये एयर फाइबर, जियो फाइबर, इसमें सब वो हर जो काम करते हैं वो सही तरीके से हो रहा है उनका। सो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस पे तो उतना अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिख रहा है, फिर भी वो डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा। अगर ये जियो का आईपीओ आए तो वो वैल्यू अनलॉक हो जाएगा। सो इस वजह से मैं खुद पॉजिटिव नजरिए से देख रहा हूँ रिलायंस को। तो देखो सर, बहुत सीधी सीधी बात अगर समझी जाए तो एक ट्रेडर के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए टेलीकॉम में पिक करने के लिए क्या है? क्योंकि एक तरफ आपके पास या तो मेन प्लेयर है ये तीन, या एंसिलरी सप्लायर है, जैसे टाटा कम्युनिकेशन हो गया, विंध्या टेली हो गया, स्टरलाइट टेक हो गया। सो यहाँ से अगर आपको कुछ उठाना हो तो आप मेन स्ट्रीम प्लेयर्स के साथ जाओगे, या आपको लगता है कि मैं एंसिलरी प्लेयर्स में भी अच्छी स्टोरी बन रही है वहां भी जा सकता हूँ? एंसिलरी प्लेयर्स स्पेशली टाटा कम्युनिकेशंस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और टेलीकॉम स्पेस पे ही देखे तो एयरटेल और रिलायंस। वी में अगर आप रिस्क लेने के मन का हो तो वी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अपवर्ड मूवमेंट उतना जल्दी नहीं होता। तो सर एक चीज और चेतन सर, क्योंकि ये बहुत इमर्जिंग स्टोरी है और डेवलप भी बहुत स्ट्रांगली हो रही है, जो है डेटा सेंटर की स्टोरी। एज ऑफ नाउ ज्यादातर प्लेयर नॉन लिस्टेड है, लेकिन मतलब लिस्टेड एंटिटीज का स्टेक उनके अंदर है। जैसे जो सबसे बड़ी टेलीकॉम डेटा सेंटर प्लेयर है उसमें टाटा कम्युनिकेशन का स्टेक है, प्लस टाटा कम्युनिकेशन का अपना भी है, प्लस भारती का भी स्टेक है। सो अभी के लिए बहुत फ्रेगमेंटेड है ये सेगमेंट। सो इसको आप कैसे देख रहे हो, ये स्टोरी डेवलप होते हुए? और अगर इस स्टोरी को प्ले करना हो तो क्या भारती और टाटा के साथ ही रहें, अदानी के साथ जाएं, कहाँ जाएं? फिलहाल तो भारती और टाटा अच्छा दिख रहा है। अदानी भी वो वाइजैक के इन्वेस्टमेंट की वजह से, मतलब गूगल का डेटा सेंटर आया। और ये डेटा सॉवरेनिटी की भी बात चल रही है ना आजकल। सो इसके वजह से ज्यादा डेटा सेंटर्स आ सकते हैं देश में। सो हम फिलहाल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ ही जाने का सेफ रहेगा, लेकिन वो मार्केट को फॉलो करते ही ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आए, एंसिलरी प्लेयर्स आए तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल के आगे आ सकते हैं। ओके चेतन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और सीधे सीधे समझाने के लिए कि इन्वेस्टर्स को क्या करना है, ट्रेडर्स को क्या करना है, और किस तरह का सिनेरियो बन रहा है। ये बात सही है कि हाँ, वोडाफोन आइडिया को लेकर आपका व्यू बिल्कुल सही है कि यहाँ पर न्यूज़ फ्लोज ही रहेंगे और वो न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से ही ट्रेडर्स अपनी सिचुएशन को बिल्डअप करते रहेंगे, लेकिन परमानेंटली हाँ, अदरवाइज आप भारती, एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनियों को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अंशुल सर, वापस लौटते हैं। शुरुआत में आपसे टेलीकॉम के साथ ही करूंगा, अभी हम बात कर भी रहे थे, तो दो नाम देखिए जरा, एक भारती एयरटेल और एक टाटा कम्युनिकेशन, क्या किया जाए इन दोनों में? सर भारती एयरटेल और टाटा, मेरे को लगा आइडिया पूछेंगे। वो आ ही जाएगा कुछ देर में। टाटा कम्युनिकेशन में तो सर ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट हमने फ्राइडे 10 अक्टूबर को भी डिस्कस किया था, जिस दिन 3566% वॉल्यूम राइज था, 1833 का ब्रेकआउट दिया था उस दिन वर्टिकल मूव के बाद। वहां से हट की अप मूव रही, फिर 4 दिन की डाउन मूव रही, कल फॉलो थ्रू एक्शन रहा है। थोड़ा सा 1900 के आसपास कंसोलिडेट कर सकता है, बट जिस लिहाज से चल रहा है टारगेट ऑल टाइम हाई का बनना चाहिए, और ऑल टाइम हाई ना सिर्फ मतलब टच करना चाहिए बल्कि क्रॉस करना चाहिए। 2137 के अराउंड ऑल टाइम हाई है, उसको सरपास करते हुए 2200-2250 तक का टारगेट बनना चाहिए। वीकली चार्ट पे 2 हफ्ते बड़ी एक मतलब बहुत बड़ी कैंडल थी, 15-15 मिलियन की 2 कैंडल थी, और फिर लास्ट वीक में जब कंसोलिडेशन कैंडल बनी तो एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम था, 50 वीक एवरेज वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 50%। तो
बायर पूरी तरीके से प्रेजेंस है, सेलर पूरी तरीके से गायब है। जैसे ही कंसोलिडेशन टाइम वाइज करेक्शन पूरा करता है, यहाँ से नया ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन लेके 2200 2250 के लेवल बनने चाहिए। भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास है। 2120 का टारगेट था सेकंड बेस ब्रेकआउट का, जो 2014 पे आया है। तो भारतीय एयरटेल में बहुत फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं दिख रही है।